कि हम लोग इंस्टाग्राम सौंदर्यकरण की तरफ जा रहे हैं। हम लोग फिल्टर्स की जिंदगी जी रहे हैं। हम लोगों ने अनफिल्टर्ड होना आज के समय में छोड़ दिया है। जैसे पहले ये मायने नहीं रखता था कि रंग गोरा है या ज्यादा सांवला है, लेकिन आजकल हर किसी को अपने दाग धब्बे छुपाने हैं, हटाने नहीं है, छुपाने हैं। उसके लिए वो फिल्टर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं कि अगर हमारी स्किन एजिंग की तरफ जा रही है तो उसको डी एज करने के लिए हमें रेटिनॉल जैसे इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल करना है। लेकिन ये कोई अभी नहीं समझा पा रहा है कि वो रेटिनॉल इस्तेमाल कैसे करना है। पहले क्या होता था, हम डॉक्टर्स की सलाह पे ये चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे थे। और एक बहुत बड़ा जो अंतर इस समय आया है कि पेशेंट गूगल और इंस्टाग्राम और यूट्यूब को ज़्यादा नॉलेजेबल समझता है अपने डॉक्टर के कंपैरिजन में। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि। आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे अपने यूट्यूब चैनल ऑसम पॉडकास्ट स्पेल्स पे। दोस्तों, हमारे इस पॉडकास्ट का पहला एपिसोड है और आज हम बात करने जा रहे हैं सुंदरता के बारे में। तो ये इंस्टाग्राम से की सुंदरता से जो लोग इंस्पायर होकर के अलग अलग नुस्खे अपनाने के लिए तैयार होते हैं, बहुत सारे स्किन इंग्रेडिएंट जो कि अवेलेबल होते हैं मार्केट में, उन्हें बिना प्रॉपर नॉलेज के यूज़ कर रहे हैं। तो इसी बात पे हम चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर जतिन एस मित्तल। तो डॉक्टर जतिन, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि स्किन केयर जो कि पहले से भी चलता हुआ आ रहा है, काफ़ी लोग जो है सजग रहे हैं इस चीज़ को लेकर के, पर अभी के जो यूथ है वो ब्यूटी केयर की तरफ ज़्यादा उनका रुझान जा रहा है। ये तब्दीली कब से आई? बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इस पॉडकास्ट के लिए बुलाया। और कहीं ना कहीं आपने अपने सवाल का जवाब खुद से ही दे दिया है कि हम लोग इंस्टाग्राम सौंदर्यकरण की तरफ जा रहे हैं। अब ये इंस्टाग्राम सौंदर्यकरण क्या है कि हम लोग फिल्टर्स की जिंदगी जी रहे हैं। हम लोगों ने अनफिल्टर्ड होना आज के समय में छोड़ दिया है। जैसे पहले ये मायने नहीं रखता था कि रंग गोरा है या ज़्यादा सांवला है, लेकिन आजकल हर किसी को अपने दाग धब्बे छुपाने हैं, हटाने नहीं है, छुपाने हैं। उसके लिए वो फिल्टर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। और दूसरा, अब जो मेडिकल टर्म्स मार्केट में बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई हैं, बहुत से ऐसे इंग्रेडिएंट्स मार्केट में बहुत ज़्यादा कॉमन हो गए हैं। अब उसमें बहुत सा हाथ इन्फ्लुएंसर्स का है ना, कुछ मार्केटिंग कंपनीज हैं। तो ये चीज़ों की वजह से प्रॉब्लम क्या आ गई है कि हम लोगों को ये तो पता लग गया है कि अगर हमारी स्किन एजिंग की तरफ जा रही है तो उसको डी एज करने के लिए हमें रेटिनॉल जैसे इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल करना है। लेकिन ये कोई अभी नहीं समझा पा रहा है कि वो रेटिनॉल इस्तेमाल कैसे करना है। पहले क्या होता था, हम डॉक्टर्स की सलाह पे ये चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे थे। और एक बहुत बड़ा जो अंतर इस समय आया है कि पेशेंट गूगल और इंस्टाग्राम और यूट्यूब को ज़्यादा नॉलेजेबल समझता है अपने डॉक्टर के कंपैरिजन में। बहुत से पेशेंट आते हैं जो बोलते हैं कि हमें रेटिनॉल लिख के दे दीजिए। क्यों चाहिए? इसलिए चाहिए क्योंकि हमने YouTube पे रील देखी थी कि रेटिनॉल एंटी एजिंग करता है। बेटा, 20 साल की एज है तुम्हारी, तुम्हें स्ट्रेट अवे रेटिनॉल की तरफ नहीं जाना है। स्टार्ट योर स्किन रूटीन। पहले अपना स्किन रूटीन तो बनाओ, रेटिनॉल बाद की चीज़ है। लेकिन अब उस चीज़ को जो हम अपोज करते हैं तो पेशेंट हमसे ज़्यादा उन इंस्टाग्राम की रील्स पे यकीन करता है और बोले डॉक्टर नहीं लिखना चाह रहा है। OTC ब्रांड खरीदते हैं और वो OTC ब्रांड तरीके से ना लगाने की वजह से स्किन में बहुत सी प्रॉब्लम अलग से आने लगती है। तो ये एक बहुत बड़ा फ़र्क आ गया है आज के समय में। ये सोशल मीडिया के थ्रू जब लोग अपना इलाज करना शुरू कर दिए हैं उसके बाद। तो डॉक्टर जतिन, यहाँ पे आप किसे कसूरवार ठहराना चाहते हैं? वो इन्फ्लुएंसर्स जो कि इन स्किन इंग्रेडिएंट के बारे में रील बना रहे हैं बिना प्रॉपर नॉलेज के, और वो रिकमेंड भी कर रहे हैं। हम जैसे लोग जो उनको फॉलो करते हैं, हमें तो यही लगता है कि वो सही बता रहे हैं और हम उस प्रोडक्ट को खरीद लेते हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि किसी भी स्किन केयर इंग्रेडिएंट को खरीदने से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, कसूरवार ठहराना मेरा काम नहीं है ना, क्योंकि ये जो ज्ञान आज सोशल मीडिया पे मिल रहा है ये पहले भी मिलता था। पहले गली के चौराहों पे, नुक्कड़ पे जब लोग बैठते थे तो वो ज्ञान देते थे। लेकिन क्या हम उन हर बात पे यकीन करते हैं या नहीं करते हैं, ये हमारा फैसला होना चाहिए। तो ये ज्ञान जो आज सोशल मीडिया के थ्रू हमें मिल रहा है, पहले ये नुक्कड़ चौराहों के थ्रू मिल रहा था। बहुत से GPs इस तरीके के थे, झोला छाप डॉक्टर्स थे जो इस तरह का ज्ञान दे रहे थे। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये हम लोगों के ट्रेंड जो है शुरू से चलते आ रहे हैं, सिर्फ उसका स्वरूप बदल गया है। तो वो तरीके बदलते हैं, लेकिन जो चीज़ें हैं वो पहले से ही एग्जिस्ट कर रही हैं।
दूसरा सवाल क्या था आपका? दूसरा ये था कि हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि रेटिनॉल्स है, एजेलिक एसिड है, कई डजन्स ऑफ स्किन केयर इंग्रेडिएंट्स हैं, पर कौन सा स्किन इंग्रेडिएंट मेरे लिए सूटेबल है, इसके लिए हमें क्या क्या इसके लिए सबसे पहले इम्पोर्टेंट है आप जाएं, अपने स्किन कंसर्न को अपने डॉक्टर से डिस्कस करें और जो वो आपको सजेस्ट कर रहे हैं आप उसको फॉलो करें, रादर कि आप खुद से ढूंढने लगें कि अगर मेरी स्किन ऑयली है तो उसके लिए मुझे नियासिनामाइड लगाना चाहिए या सिर्फ नियासिनामाइड और सैलिसाइलिक एसिड जान लेने से आपका काम हल नहीं होगा। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, परसेंटेज क्या यूज़ करनी है, कॉम्बिनेशंस क्या यूज़ करने हैं, ये सारा कुछ आपको डिसाइड करके तब आपका एक पर्टिकुलर कोई प्रोडक्ट हम चूज़ करते हैं जो आपकी स्किन को सूट कर सकता है। और इन दैट सिनेरियो ऑल्सो वो स्किन टू स्किन, पर्सन टू पर्सन चेंज होता है। दैट्स वाई हम उसको धीरे धीरे कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं। अब अगर मेरे पास कोई आता है पेशेंट तो मैं स्ट्रेट अवे उसको ये नहीं कहूँगा कि हाँ ठीक है आप रेटिनॉल यूज़ करें। रेटिनॉल यूज़ करना है तो आपको पहले अपना स्किन केयर रूटीन बनाना पड़ेगा उन चीज़ों से जो आपकी स्किन को प्रोटेक्ट कर सकें। बहुत कॉमन सी एक मैं चीज़ बताता हूँ, नियासिनामाइड आज के समय में बहुत कॉमन हो गया है। नियासिनामाइड सबसे सेफेस्ट मॉलिक्यूल हम मानते हैं कि हाँ ये आप किसी भी चीज़ के साथ क्लब कर सकते हो, किसी भी अदर इंग्रेडिएंट के साथ, कंपोनेंट के साथ क्लब कर सकते हो और ये आपकी स्किन को उतना इरिटेट या उतना हार्म नहीं करेगा जितना कि बाकी जो इंग्रेडिएंट्स हैं या बाकी जो कंपोनेंट्स हैं वो कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ इसके पीछे ये भी है कि अगर आप रात को नियासिनामाइड यूज़ कर रहे हैं और दिन में सनस्क्रीन नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो नियासिनामाइड भी अगर हायर कंसंट्रेशंस में है तो आपकी स्किन को उतना ही डैमेज कर सकता है जितना कि एक रेटिनॉल लोअर कंसंट्रेशन में कर सकता है। तो ये सिर्फ आपको नाइट सीरम और नाइट क्रीम इस तरीके से चूज नहीं करनी है कि हाँ नियासिनामाइड सेफ है, मेरी स्किन ऑयली है तो मैं नियासिनामाइड नहीं, उसमें कंसंट्रेशन ऑफ नियासिनामाइड प्लस साथ में आपको क्लिंडामाइसिन यूज़ कर रहे हो, आइदर वहाँ पे कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या नहीं, या सिर्फ ऑयली स्किन हो रही है उसके लिए आपको सैलिसाइलिक एसिड यूज़ करना है। तो वो सारी चीज़ों को आपको मद्देनज़र रखते हुए अपना प्रोडक्ट चूज़ करना है और आई थिंक इसके लिए एक एक्सपर्ट, एक डॉक्टर की सलाह होना बहुत ज़रूरी है। तो आप जो कह रहे हैं कि ये जो स्किन इंग्रेडिएंट है ये मैंने माना कि ठीक है ये आपको डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके ही लेनी चाहिए, पर क्या इनको चूज़ करने से पहले हमें ये देखना चाहिए कि क्या हमें कोई स्किन कंडीशन है या नहीं, या ये सिर्फ एक हेल्दी स्किन के रूटीन का ये पार्ट होते हैं? डेफिनेटली दोनों ही पॉइंट यहाँ पे सही हैं। अगर कोई स्किन कंडीशन है, कोई बीमारी है तो अलग तरह के इंग्रेडिएंट्स होते हैं, है ना। और दूसरा अगर आपकी हेल्दी स्किन भी है तो उसको हेल्दी रखने के लिए अगर आप नॉर्मली कोई स्किन रूटीन बनाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप 20 की एज में है, टीनेजर हैं, उस समय आपको अपनी स्किन रूटीन बनाने के लिए तो हमें ये जर्नलाइज करना पड़ेगा कि इस दौरान मोस्टली क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। जैसे मोस्टली इस समय स्किन से एक्सेसिव ऑयल का निकलना, पिंपल्स का आना, ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं। इस समय कोलेजन ब्रेकडाउन नहीं होता तो उस जगह पे हेलोरोनिक एसिड का रोल हमारी लाइफ में कम हो जाता है या रेटिनॉल का रोल हमारी लाइफ में कम हो जाता है। एक समय जब हमारी बॉडी में कोलेजन का बैकग्राउंड शुरू होता है तो ये इंग्रेडिएंट ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, हेलोरोनिक एसिड या रेटिनॉल इस तरह के, क्योंकि ये आपके कोलेजन ब्रेकडाउन को कम करते हैं और कहीं ना कहीं आपकी स्किन को एक यूथफुल अपीयरेंस देने में मदद करते हैं। लेकिन अगर इसी चीज़ को हम देखें, अगर आप नियासिनामाइड को आफ्टर 40 यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि नियासिनामाइड एक वीक मॉलिक्यूल है तो वो आफ्टर 40 आपकी स्किन में उतना रिजल्ट नहीं देगा जो बिफोर 35 दे सकता है या बिफोर 40 दे सकता है। तो वहाँ पे आपको नियासिनामाइड को रिप्लेस करना पड़ेगा इधर रेटिनॉल और कोई ऐसा ब्यूटा हाइड्रोक्सी एसिड जो आपकी स्किन को साथ ही साथ ग्लो भी दे और आपके एंटी एजिंग को भी कंट्रोल करे। तो ये फेजेस के अकॉर्डिंग, आपकी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग, जैसे टाइप की अगर हम बात करें, अगर आपको ड्राई स्किन है तो वहाँ पे रेटिनॉल का एप्लीकेशन अलग होगा, ऑयली स्किन है तो वहाँ पे रेटिनॉल का एप्लीकेशन अलग होगा। सिमिलर विद विटामिन सी ऑल्सो। अभी विटामिन सी बहुत ज़्यादा कॉमन है, अब लोग दिन में विटामिन सी लगा रहे हैं, दैट इज़ ओके। अगर आप सनस्क्रीन यूज़ कर रहे हैं, प्रॉपर डे केयर आप यूज़ कर रहे हैं, आपने विटामिन सी, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन, तीनों चीज़ों का एप्लीकेशन किया है
तो विटामिन सी आपको उतना नुकसान, लेकिन अगर आप हायर कंसंट्रेशन ऑफ विटामिन सी लगा रहे हैं और बिना किसी सन प्रोटेक्शन के, सन एक्सपोजर, तो वहां पे सनबर्न होने के चांसेस हैं आपके। तो ये सारा जो ज्ञान है वो किसी एक पर्टिकुलर वीडियो या किसी एक पर्टिकुलर इन्फ्लुएंसर की बात मान के तो आप नहीं गिन सकते हो ना। उसके लिए प्रॉपर स्किन की नॉलेज, प्रॉपर आपको इंग्रेडिएंट्स की नॉलेज वो होना जरूरी है। और कई बार हम लोगों से भी गलती होती है, ऐसा नहीं कि हम लोग गलती नहीं करते, कई बार कंडीशन को जज करने में गलती हो जाए, कई बार हम लोग सब कुछ सही जज करते हैं लेकिन इंग्रेडिएंट फेस को नहीं सूट कर रहा है, वी हैव टू चेंज द प्लान ना, हमेशा प्लान भी तो होना ही चाहिए। तो ये सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए चीज़ें करी जाती हैं। जी, इसी से जुड़ा हुआ मेरा एक और सवाल है आपसे कि एक तो आम धारणा है कि अगर हम किसी एक केमिकल बेस्ड अगर हम इंग्रेडिएंट यूज़ कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं एक अवेयरनेस होता है कि ये हमारे स्किन को नुकसान पहुंचा सकती है अगर प्रॉपर हमें अगर कंसल्टेशन नहीं मिली है तो। दूसरी तरफ हम बात करें अपने घरेलू रेमेडीज़ के बारे में तो हमें लगता है कि ये तो रेमेडीज़ जो है ये तो एक नेचुरल चीज़ें हैं, जैसे पोटैटो यूज़ करना या टमाटो को अप्लाई करना डायरेक्टली स्किन पे, टर्मरिक हो गया। तो ये कितना सेफ होता है और क्या ये सही भी है या नहीं? देखो, जहां तक बात होती है ना कि ये नेचुरल है, ये जितने भी केमिकल्स हैं ये इन्हीं नेचुरल चीज़ों से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। जी बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है कि ये केमिकल हमने कहीं और से बनाए, इन्हीं नेचुरल चीज़ों के एक्सट्रैक्ट हैं, इन्हीं के कंपोजिशंस हैं, है ना, इन्हीं के कॉम्बिनेशंस हैं। तो जब नेचुरल चीज़ों की हम बात करते हैं ना तो फिर सवाल वहीं पे आ जाता है कि हम क्या करें। जैसे आपने बोला आलू लगा रहे, आलू के अंदर मेनली क्या स्टार्च है, तो ऑयली स्किन अगर किसी को है वो स्टार्च अप्लाई कर रहा है तो वो ऑयल रिडक्शन में मदद करेगा, बट एक सर्टेन लिमिट तक, ठीक है। और एक तरीके से अगर कोई ड्राई स्किन वाला पेशेंट, उसको इंस्टाग्राम पे रील देख लिया कि आलू लगाओ तो आपका रंग गोरा हो जाएगा, या सोडा लगाओ, है ना, मैंने कई देखे जिसमें वो टूथपेस्ट भी लगाते हैं, तो वो सोडा लगाओ तो रंग गोरा हो जाएगा। अगर एक ड्राई स्किन का पेशेंट अगर ये चीज का एप्लीकेशन करता है तो आप सोचो वहां पे कितने कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो जो होम रेमेडीज की जहां तक बात आती है ना तो उसमें भी एक क्लासिफिकेशन है। पहले ये चीज, थोड़ा सा मैं कंफर्टेबल हो जाता हूँ, पहले ये चीज इस तरीके से नहीं थी, है ना। पहले जो मोस्टली घर में यूज होता था होम रेमेडीज के तौर पे वो बेसन, जी हमने मुल्तानी मिट्टी, दही, मलाई, इस तरह की चीजें ज्यादा यूज होती थी। और आप अगर ये चीज देखें तो उसमें कहीं भी ये चीज नहीं होती थी कि हमें हमारा रंग जो है गोरा करना है तो मुल्तानी मिट्टी से हो जाएगा। वो सब था कि चेहरा साफ दिखेगा, वो फैक्टर वहां पे है क्योंकि दूध के अंदर लैक्टिक एसिड है। मुल्तानी मिट्टी एक अच्छा आपको सूदिंग हाइड्रेशन भी देगी, साथ ही साथ आपका जो एक्सेसिव ऑयल है उसको ड्रेन भी करेगी। दही आपकी स्किन को बेनिफिट पहुंचाएगा, बेसन आपकी स्किन को एक्सेसिव ड्राई नहीं करेगा क्योंकि आप बेसन को मलाई या दही में मिला के लगा रहे हैं। तो वहां पे कॉम्बिनेशन सही थे। अब ये जो नए कॉम्बिनेशंस हैं जो हम यूज कर रहे हैं कि टूथपेस्ट, सोडा और विनेगर मिला के चेहरे पे लगा रहे हैं, वो बर्तन धो रहे हैं उससे यार, हम सेम कंपोजिशन से हम बर्तन धो रहे हैं। तो जो बर्तन धोने वाला साबुन है क्या आप अपने फेस वॉश के तौर पे यूज करोगे? बिल्कुल भी नहीं। तो फिर वो सेम कॉम्बिनेशंस आप क्रिएट करके होम रेमेडीज के नाम पे आप कैसे यूज कर सकते हो? टूथपेस्ट कैसे नेचुरल है, मुझे इस बात का जवाब आप दें। मैं आपको बताना चाहूँगा, एक बार मैं यूं ही इंस्टाग्राम रील देख रहा था तो उसमें लाइक लेमन जूस, टमाटो जूस, है ना, वो सारे और उसके साथ हनी मिक्स करके वो एप्लीकेशन में बता रहे थे। तो मैंने भी यूज़ किया, मुझे कहीं जाना था, मुझे लगा कि मैं इसे यूज़ करके मैं थोड़ा जाऊँगा, थोड़ा चेहरा थोड़ा क्लीन अच्छा सा दिखेगा। एंड अनफॉर्चुनेटली उस दिन सनी डे भी था, मैं बाहर गया और फिर मैं जब वापस आया मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा वो एक डार्कनिंग, टैनिंग, हाँ सनबर्न हो रखा है। डार्कनिंग या टैनिंग नहीं थी, वो प्रॉपर सनबर्न हुआ था। देखो प्रॉब्लम यही आ जाती है, लेमन कंटेन सिट्रिक एसिड, है ना, विटामिन सी आप क्रूड फॉर्म में सिट्रिक एसिड लगा रहे हो और धूप में जा रहे हो, सन इंटरेक्शन होगा, डेफिनेटली स्किन इन्फ्लेमेशन होगी, लंबे समय तक सन इंटरेक्शन होगा, वो इन्फ्लेमेशन आपकी स्किन को डैमेज करेगी और बाद में PIH यानी कि पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपरपिगमेंटेशन होने के चांसेस बन जाते हैं। तो ये सारी चीजें देखो अल्टीमेटली घूम फिर के वहीं आ जाती हैं कि होम रेमेडीज भी आपके लिए बेनिफिशियल तब होंगी जब आप उसको तरीके से इस्तेमाल करोगे। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो सिर्फ हम ट्रेंड में आ जाते हैं, जैसे इसमें मार्केटिंग एक बहुत बड़ा रोल है ना। अभी कुछ समय पहले किसी कंपनी ने
ओनियन बेस्ड शैम्पूज और ओनियन बेस्ड ऑयल जी, इनको ट्रेंड में ले आया। मैं भी यूज करता हूँ। हाँ, मतलब वही बता रहा हूँ, वो उसको ट्रेंड में ले आया। हम्म, हमने हर जगह उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया कि अगर ओनियन है तो उससे जड़ें मजबूत होंगी, अगर आपके शैम्पू में ओनियन है। अरे नहीं, देखो, ओनियन मीन्स एलियम सिपा। एलियम सिपा एक्सट्रैक्ट आपको मदद करता है क्योंकि ओनियन क्रिएट्स अ इरिटेशन। वो इरिटेशन, अगर आपको सीबोरिक डर्मेटाइटिस है, अगर आपको डैंड्रफ है, आपका इची स्कैल्प है, वहाँ से जो ओनियन अगर आप अप्लाई करते हैं, ओनियन जूस या ओनियन ऑयल, वो कुछ हद तक आपको मदद कर सकता है, लेकिन वो आपकी कंडीशन को ठीक नहीं करेगा। वही बात है ना डॉक्टर, नेचुरली, माइंडसेट। हाँ, माइंडसेट। लेकिन हम लोगों ने अपना माइंडसेट खुद से बनाया ना, ये भेड़ चाल वाला जो कंसेप्ट है कि हाँ ओनियन से बाल उग रहे हैं। भाई, ओनियन से बाल कब उग रहे हैं? जहाँ पे सिर्फ इरिटेशन की जरूरत है। एलोपेशिया एरियाटा में पहले आयुर्वेदा में भी ओनियन जूस और गार्लिक जूस का इस्तेमाल करते थे, वहां बाल आते थे, क्योंकि वहां पे सिर्फ हमें एक इरिटेंट की जरूरत है। लेकिन अगर किसी को एंड्रोजेनिक एलोपेशिया है तो वहां पे किसी भी कंडीशन में आप कुछ भी रगड़ो, चाहे आलू, लहसुन, प्याज, जो मर्जी रगड़ो, नहीं रिजल्ट देगा भाई। रीजन, कंडीशन समझना और उसके अकॉर्डिंग वहां पे रेमेडी अप्लाई करना, ये सॉल्यूशन देगा। वो रेमेडी होम रेमेडी है या कोई एस्थेटिक रेमेडी है या कोई और केमिकल कंपोनेंट है, कभी भी एक दवाई से सबका इलाज नहीं होता जी, है ना। हर कंडीशन के लिए अलग अलग ग्रेड्स, अलग अलग सिचुएशंस और अलग अलग सॉल्यूशंस बने हैं। अगर ऐसा हो तो सब डॉक्टर्स अपने पास एक गोली रखें और हर इंसान को वही एक गोली पकड़ा दें कि भैया ये तुम खाओ, तुम सब ठीक हो जाओगे। अगर ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है तो फिर हाँ, जो आप कह रहे हो कि होम रेमेडीज करने से रिजल्ट आ सकते हैं और सेम होम रेमेडीज करने से सबको रिजल्ट आ सकते हैं, तो बिल्कुल पॉसिबल है। तो डॉक्टर जतिन, मैं जानना चाहूँगा, अगर मुझे ये भी नहीं पता हो कि मेरा स्किन टाइप कैसा है और मुझे अपना एक हेल्दी स्किन केयर रूटीन फॉलो करना है, तो उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? देखिए, जब अगर आपको सिर्फ अपनी स्किन को हेल्दी रखना है तो 2 से 3 चीज़ें आपके लिए एटमोस्ट मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी हैं, जिसमें सबसे पहले एक अच्छा क्लिनज़र। अब वो क्लिनज़र डिपेंड करता है आपकी स्किन टाइप पे। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप कोई भी ऑयल रिड्यूसिंग सैलिसाइलिक एसिड बेस्ड क्लिनज़र यूज़ कर सकते हैं। अब उसमें ये आपको देखना है कि आपकी ड्राई स्किन कितनी है और कितनी आपकी ऑयली स्किन है। ठीक है, सैलिसाइलिक एसिड के जितने भी फेस वॉश आते हैं उन सब के अंदर कुछ ना कुछ हाइड्रेटिंग एजेंट्स होते ही हैं। ठीक है, उसमें थोड़ा बहुत एलोवेरा एक्सट्रैक्ट होगा, थोड़ा बहुत डीप एंथेनॉल होगा, तो वो कॉम्बिनेशंस जज करना बहुत ज़रूरी है। तो अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग फेस वॉश यूज़ करना, फिर आपके स्किन टाइप के अकॉर्डिंग मॉइस्चराइज़र यूज़ करना। स्किन टाइप के अकॉर्डिंग यानी कि अगर आपकी ऑयली स्किन भी है तो भी आपको मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत है। अब उसमें डिपेंड करता है कि आपको एक सेरामाइड मॉइस्चराइज़र चाहिए, आपको पैराफिन बेस्ड मॉइस्चराइज़र चाहिए, तो वो चीज़ें डिसाइड करनी होती है कि आपकी स्किन के हिसाब से कौन सा मॉइस्चराइज़र आपके लिए ठीक है। तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि सनस्क्रीन लगाना आज के समय में बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जिस तरीके से सनलाइट में यूवी रेज की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, तो सनस्क्रीन, मेरे को ऐसा लगता है कि इस समय आप कुछ भी मत करो, सिर्फ एक सनस्क्रीन का भी प्रॉपर इस्तेमाल करो। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। किसी एक पर्टिकुलर की बात नहीं कर रहा हूँ, अलग अलग तरह की सनस्क्रीन, अलग अलग टाइप की सनस्क्रीन है। ऑफिस गोइंग के लिए मैट फिनिश और आपका ये फाउंडेशन बेस्ड सनस्क्रीन है, मैं एग्जैक्ट वर्ड भूल रहा हूँ। ऑयली स्किन के लिए जेल बेस्ड सनस्क्रीन है, मिनरल बेस्ड सनस्क्रीन है। अब मिनरल बेस्ड आजकल इवन आप मान के चले, मिनरल बेस में भी आपका 30%, 40%, 60%, 80% मिनरल बेस तक भी सनस्क्रीन मौजूद है। तो ये इस समय जो फील्ड है, कॉस्मेटिक का फील्ड है, जो आपके स्किन केयर का फील्ड है, ये इस समय इतना वास्ट हो गया कि हम लोगों को भी हर रोज अपने आप को अपग्रेड करना है। वो अपग्रेडेशन के हिसाब से हम फैसले लेते हैं। तो वो सारी चीज कहीं पे एक 2 लाइन में समागम करके बताना तो मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं है, और शायद इस दुनिया में किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। जहाँ तक हम लोगों का बोलना, हम लोगों की वीडियोस, हम भी वीडियोस बनाते हैं, हम लोगों का जो मकसद होता है वो होता है कि गलत चीज जो आप लोग कर रहे हैं
वो करने से आपको रोक सकें। इसके लिए हम लोग आपको इंग्रेडिएंट्स और उनके बारे में सही जानकारी देनी। लेकिन हम लोगों के साथ मैंने मोस्टली ये देखा है कि एक इन्फ्लुएंसर जिसको इस बारे में कुछ नहीं पता है जी। उसकी जल्दी मान लेंगे लोग, रादर कंपेयर टू एक डॉक्टर। अगर मैं किसी को बोलता हूँ कि आप ये पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट इस तरीके से यूज कर सकते हैं, तो वहाँ पे मोस्टली लोग बोलते हैं कि सजेस्ट द ब्रांड। सजेस्टिंग ए ब्रांड इज नॉट इजी। आपको कमेंट में जाके मैं ये बता पाऊँ कि हाँ ये कंडीशन, देखो स्किन प्रैक्टिस में, कॉस्मेटोलॉजी प्रैक्टिस में बहुत सारी चीज़ें ऐसे आ जाती हैं कि आप बिना देखे जज नहीं कर सकते। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जी। तो एक स्किन केयर रूटीन के साथ साथ कैसा होना चाहिए हमारा डेली हैबिट्स, लाइक हम क्या कंज्यूम करें, कौन से जो है हमारे लिए फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो है हमारे लिए अच्छा रहेगा? देखो मेरे हिसाब से सीजनल फ्रूट्स हमेशा बेनिफिशियल होते हैं। अगर आप एक तरीके से कंज्यूम करते हैं तो सीजनल फ्रूट कभी नुकसान नहीं करता। अब बहुत सी जगह मैं खुद इस चीज़ को मतलब महसूस करता हूँ कि गर्मियों में अगर आम ज़्यादा खा रहे हैं तो वो पिंपल क्रिएट करता है, बॉयल क्रिएट करता है। लेकिन अगर आप एक क्वांटिटी फिक्स करके एक एम्पल अमाउंट में उसको खा रहे हो, ठीक अमाउंट में, तो कभी नुकसान नहीं करेगा। तो डॉक्टर जतिन, बीइंग अ कॉस्मेटोलॉजिस्ट, ये जो आप एडवांस इक्विपमेंट यूज़ करते हैं जैसे हाइड्रा फेशियल या लेज़र हेयर रिमूवल, तो ये कितना सेफ़ है? जहाँ तक बात है सेफ्टी की, तो जो लेज़र्स हम यूज़ करते हैं वो मेनली विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम के अंडर आते हैं। तो उसमें जो लेज़र लाइट्स हम यूज़ करते हैं वो मतलब कैंसरस नहीं है, है ना। मेन सवाल जो मेरे पास आता है मोस्टली वो यही आता है कि इससे हमें कितना नुकसान होगा, इससे लेज़र से तो कैंसर हो जाता है। देखिए जो जैसे अल्ट्रासोनिक रेज हैं या एक्सरेज हैं, अगर ये आप हायर स्पेक्ट्रम में यूज़ कर रहे हैं तो ये ज़्यादा हानिकारक हैं। लेकिन क्योंकि हम लोग इसको रेगुलर यूज़ करते हैं और जो लाइट का स्पेक्ट्रम में यूज़ करते हैं वो लोअर वेवलेंस यूज़ करते हैं, वो वेवलेंस जनरली आपकी स्किन के लिए या आपकी बॉडी के लिए उतनी हानिकारक नहीं है, तो इतना ज़्यादा वो आपको नुकसान नहीं करती। बल्कि जैसे अगर हेयर रिडक्शन की हम बात करते हैं तो लेज़र हेयर रिडक्शन के अपने बहुत से बेनिफिट हैं, लेकिन इसके पीछे भी कुछ मिथ्स ऐसे हैं जो हम रेगुलर कोशिश करते हैं ब्रेक करने की। जैसे लेज़र हेयर रिडक्शन की अगर हम बात करें तो मोस्टली मार्केट में एक अफवाह ये रहती है कि एक बार ही लेज़र करा लिया तो जो बाल हैं वो परमानेंटली हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे। ना तो कोई डॉक्टर इस चीज़ को क्लेम करता है और ना ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है। हम लोग जो क्लेम करते हैं दैट इज़ लेज़र हेयर रिडक्शन। आप कभी भी मेरे मुंह से रिमूवल वर्ड यूज़ नहीं होते हुए सुनोगे, क्योंकि रिमूवल इज़ नॉट पॉसिबल। हर जगह मैं रिडक्शन यूज़ करता हूँ क्योंकि वो आपके हेयर साइकिल के दौरान जो आपके हेयर की क्वालिटी है उसको रिड्यूस करेगा, पर्टिकुलर एरिया से बालों को कम करेगा। लेकिन ऐसा कोई टेक्निक अभी तक नहीं है कि जो आपके बालों को परमानेंटली ख़त्म कर दे। अब इसको समझने के लिए आपको बाल को समझना पड़ेगा कि जो हेयर है उसके कौन से पार्ट हैं, किस पार्ट पे जो है ये लेज़र काम करती है, क्या काम करती है। बेसिकली ये लेज़र पिगमेंट्स पे काम करते हैं। कोई भी हम जो लेज़र यूज़ करते हैं वो पिगमेंट पे काम करते हैं। वो पिगमेंट आपका मेलानिन पिगमेंट हो सकता है, वो आपका वाटर मॉलिक्यूल हो सकता है, वो आपकी ब्लड हो सकती है, तो हीमोग्लोबिन जो हमारा होता है, तो वो डिपेंड करता है। उस पिगमेंट को हम टारगेट करते हैं और उस पिगमेंट के टारगेट करने से ही डिफरेंट रिजल्ट आते हैं। अगर हम बाल के मेलानिन पिगमेंट को टारगेट करते हैं तो वो अल्टीमेटली मेलानिन को तोड़ता है, जिसकी वजह से वो बाल वीक होने लगता है, पतला होने लगता है और अल्टीमेटली वहाँ से टूट जाता है। वहीं पे अगर हम पिगमेंटेशन को टारगेट करते हैं तो हम स्किन के अंदर जो मेलानिन पिगमेंट है हम उसको टारगेट करते हैं, जो कार्बन पीलिंग के दौरान या क्यू स्विच लेजर जो हम टैटू रिमूवल, तो उसमें हम स्किन के अंदर जो मेलानिन पिगमेंट है उसको टारगेट करते हैं। जहाँ हाइड्रा फेशियल की बात करें या जो हम कोलेजन इंडक्शन के लिए लेजर्स यूज करते हैं, फोटो फेशियल्स करते हैं, वो आपकी स्किन के अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उसको टारगेट करते हैं। वाटर का ब्रेकडाउन होता है स्किन के अंदर, हाइड्रेशन आता है, ग्लो आता है। तो हम लोगों का मकसद जो है वो हमेशा से स्किन को हेल्दियर बनाना है, फेयर बनाना मेरा मकसद नहीं है। मैं अपने पेशेंट्स को हमेशा यही चीज़ समझाता हूँ कि
इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि आपको कॉम्प्लेक्शन अपना ब्राइट करना है या वाइट करना है, आप अपने कॉम्प्लेक्शन को इवन और स्किन को ग्लोइंग उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान दें, रादर कि स्किन लाइटनिंग की तरफ ज़्यादा ध्यान दें। जी बिल्कुल। कॉस्मेटोलॉजिस्ट जो मेरी समझ कहती है कि जो ब्यूटी को इन्हेंस करने में या जो भी ब्यूटी स्किन ब्यूटी से रिलेटेड जो भी हमारे इश्यूज़ हैं, है ना, उनको इन्हेंस में जो हेल्प करे, तो ये क्या कॉस्मेटोलॉजिस्ट का दायरा जो है लाइक स्किन केयर को के हेल्थ को रिस्टोर करने में हेल्प करता है? मतलब क्या आपके पास वो भी पेशेंट आते हैं जो स्किन कंडीशंस के साथ आते हैं? हाँ, आते हैं। हम लोगों का जो मेनली काम करने का तरीका वो ये है कि हम कोशिश करते हैं कि आइदर मैकेनिकली और सप्लीमेंट्स के थ्रू, वाइटामिन्स के थ्रू, उसके थ्रू हम ज़्यादा डील करते हैं इंस्टेड ऑफ ड्रग्स। मेरा जो हमेशा काम करने का तरीका होता है, मैं कोशिश करता हूँ कि जो ड्रग थेरेपीज पे पेशेंट हैं, स्टेरॉयडल थेरेपीज पे जो पेशेंट हैं, वहाँ से उनको स्टेरॉयड फ्री थेरेपीज पे लेके आना, उनको उस तरह के सप्लीमेंट्स या उस तरह के रिप्लेसमेंट्स देना जिससे कि वो अपने जो स्टेरॉयड वाली थेरेपीज हैं जो अल्टीमेटली उनको हार्म कर रही है इन अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, वो उस चीज़ के बैक क्लैशेस को विड्रॉ कर सकें। हेयर फॉल के लिए मिनॉक्सिडिल्स वगैरह उनके सप्लीमेंट्स है ना, कि मिनॉक्सिडिल से पेशेंट को पेप्टाइड सिरम की तरफ लेके जाना। तो ये मेनली मेरी कोशिश रहती है कि पेशेंट को उन दवाइयों से दूर ले जाया जाए जो अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म में जाके उनको नुकसान करें। मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है कि अभी तक 7 साल के करियर में कोई एक ख़ास तरह का जो एक स्किन इश्यूज़ होंगे जिसके लिए पेशेंट आपके पास आते होंगे, वो क्या है और क्या एक अल्टीमेट स्किन केयर टिप उन्हें आप देना चाहेंगे? देखिए, एक कोई पर्टिकुलर बीमारी 7 साल के करियर में मैं उठा के निकालने लगूँ तो थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन हाँ मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि इन 7 सालों में मैंने बहुत सी चीज़ें चेंज होते देखी हैं। स्टार्टिंग में जो डिजीज़ रेयर थी वो आज बहुत कॉमन हो गई हैं। इसके पीछे बहुत सारे चेंजेस हैं, हमारे लाइफस्टाइल चेंजेस उसमें मैटर करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एलोपेशिया एरियाटा मेरे स्टार्टिंग फेज में बहुत कम होता था, लेकिन आफ्टर कोविड मैंने देखा है कि एलोपेशिया एरियाटा की जो फ्रीक्वेंसी है, जो नंबर ऑफ पेशेंट है मेरे पास, वो इंक्रीज हुए हैं। अब उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं, क्लाइमेटिक चेंजेस हैं, हम लोगों का जो इनटेक्स है फूड का और हैबिट्स का, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और अल्टीमेट टिप मेरी यही है कि रादर ट्राइंग मैनी थिंग्स, गो टू द एक्सपर्ट और एक अच्छी चीज़, अपने लिए स्पेशलाइज्ड चीज़ आप इस्तेमाल करें और सनस्क्रीन का इस्तेमाल ज़रूर करें। आपकी हर कंडीशन को कहीं ना कहीं बेनिफिट करेगा। अगर आप रेगुलर सनस्क्रीन यूज़ करेंगे तो आपकी कंडीशन को वर्स होने से रोकेगा। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर जतिन और हम बात कर रहे थे ब्यूटी केयर पे किस तरह से हम जो है आगे बढ़े हैं और बहुत सारे मिथ्स और कन्फ्यूज़न को हमने एड्रेस किया है। तो इसके साथ ही हम आज का पॉडकास्ट जो है हम एंड करते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में, किसी और एक्सपर्ट के साथ हम बात करेंगे और सिर्फ बातें ही नहीं, काम की भी बातें होंगी। थैंक यू।